revolution is directly proportional to the cube of semi major axis of the elliptical orbit. अब देखिए elliptical नहीं, ये बात जरा ध्यान दीजिए, elliptical हम सर्कल के साथ कर रहे हैं क्योंकि elliptical का कुछ स्पेसिफिक हमारे पास कोई भी फार्मूला नहीं है। सर्कल मान कोई प्लैनेट यहाँ पे सन जो बीच में है, प्लैनेट इसके आसपास मूव कर रहा है, ठीक है, तो वो कितना टाइम लेगा, कितना टाइम उसका टाइम पीरियड होगा, कितना टाइम लेगा, वो डिपेंड करेगा द स्क्वायर ऑफ द टाइम फॉर अ प्लैनेट कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। एक चक्कर, जैसे अर्थ है तो अर्थ एक चक्कर पूरा कितने दिन में पूरा करती है, 365 दिन में, तो उसका टाइम पीरियड क्या माना जाएगा, 365 दिन, ठीक है। तो उसी तरीके कोई भी प्लैनेट हो सकता है, वो वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और उसका क्या कर देना स्क्वायर, जैसे मान लीजिए टी टाइम जो है टी का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसका जो बीच का रेडियस है, उसके बीच की जो दूरी है आर, उसका क्यूब। ये तो मार्कर खराब हो गया मेरा, आर क्यूब, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू कांस्टेंट, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू कांस्टेंट। आर क्या है यहाँ पे, सेमी मेजर एक्सिस। तो ये हमारे पास लॉ ऑफ पीरियड की डेफिनेशन है, ठीक है। अब हम इसके बाद आता है इसका जो डेरिवेशन पार्ट, प्रूफ इसका प्रूफ हम थोड़ा सा पहले भी कर चुके, जब हम करेंगे तो आपको याद आ जाएगा, हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में भी इसका किया हुआ है, और इसके बाद भी करेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आएगा इसके बाद, उसमें भी करेंगे, दोनों में करेंगे। तो देख लीजिए क्या बोलता है ये, मान लीजिए कि हम अपनी सिंप्लिसिटी के लिए अर्थ को सर्कल, इसको सर्कल में मान लेते हैं, सर्कुलर मान रही है, ठीक है। वैसे एलिप्टिकल अगर हम अपनी सिंपल इसको सोल्व करने के लिए मान रहे हैं, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द सन, ये सन है, ऑफ मास एम एंड प्लेनेट मास एम, कोई भी प्लेनेट हो सकता है, अर्थ भी हो सकती है, वीनस हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ये प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स। अब कोई चीज जब सर्कल में होती है तो उसमें के बीच में कौन सी फोर्स लगती है, सेंट्रीपिटल फोर्स, और जो उसके इर्द गिर्द घूम रहा है, ठीक है, जो ताकत उसको घुमा रही है, सन के इर्द गिर्द जो प्लेनेट घुमा रही है, वो क्या होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स आपस में बराबर होंगी, ठीक है। तो हम लिखेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स है b² अपॉन r के बराबर, ग्रेविटेशनल फोर्स होती है gmm r के बराबर, ठीक है। यहाँ से यहाँ भी कैपिटल आर ही आएगा क्योंकि मेजर एक्सिस कैपिटल आर ली हुई है, एक आर के साथ आमने सामने के साथ ये कट जाएगा, ठीक है, स्मॉल एम के साथ स्मॉल एम कट जाएगा, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, जी एम अपॉन आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 1। वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट v इज इक्वल टू, हाँ जी, वेलोसिटी कितनी होगी, अब हमारे पास आती है वेलोसिटी होता है क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये कितना मूव कर रहा है पूरा, एक सर्कल, और एक सर्कल में मूव करने के लिए वो क्या होती है, उसकी सरकमफ्रेंस, ठीक है। तो अगर मुझे पूछा जाए कि ये प्लेनेट की टोटल डिस्टेंस कितनी, तो हम बोलेंगे सर्कल का सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, ठीक है। और वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये तो आ गया 2 पाई आर, तो आ गया उसका डिस्टेंस और टाइम टी। तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ प्लेनेट, वेलोसिटी ऑफ प्लेनेट v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 पाई आर, 2 पाई आर अपॉन टी, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1, v की वैल्यू यहाँ पे v का आंसर, v की वैल्यू आ गई 2 पाई आर अपॉन टी, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो कितना आएगा, gm अपॉन r पहले का है, gm अपॉन r इज इक्वल टू v की जगह कितना आ जाएगा, 2 पाई r अपॉन टी, और ये क्या स्क्वायर है, तो इस पूरे का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो gm अपॉन r
इज इक्वल टू 2 पाई, तो इसको स्क्वायर कर देंगे तो कितना बन जाएगा ये, अगले स्टेप में देखेंगे तो कितना बनेगा 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। तो जी एम अपॉन आर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर और टी स्क्वायर। यहां से टी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, टाइम पीरियड निकालना ना हमने, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये टी स्क्वायर इधर जाएगा और जी एम अपॉन आर इसके पैरों में आ जाएंगे, ठीक है। तो कितना बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन जी एम, और ये आर जो इसके डिवाइडेड बाय में आएगा तो ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई आर। तो हो गया टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब अपॉन जी एम। टी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब जी एम। अब क्योंकि 4 पाई 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम मास कांस्टेंट, तो बचा क्या टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। क्यों? बिकॉज यहां पे लिख देंगे बिकॉज 4 पाई स्क्वायर जी एम इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है। तो टी स्क्वायर इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, और यहां से आ जाएगा टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू कांस्टेंट, और यही हमें सोल्व करना था, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू कांस्टेंट, यही सोल्व करना था और यही हमने सोल्व कर दिया यहाँ पे। तो इसे मानेंगे हम इक्वेशन 3 और लिखेंगे इक्वेशन नंबर 3, और लास्ट में लिखेंगे इन केस ऑफ आर इज रिप्लेस्ड बाय द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द हाँ, मतलब अगर आर ये हमने किसके साथ निकाला, सर्कल के साथ निकाला। अगर ये एलिप्टिकल होता तो हमने लगभग इसके आंसर में थोड़ा सा फर्क आना था, मगर यही उत्तर होना था, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये भी समझ में आया आप लोगों को?